हट, वही तेवर और वही घमंड। वसुंधरा और केसर को तो शायद पलटकर देखने की या आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि इतनी बेरुखी से वसुंधरा को पुकारती हुई औरत कौन थी, क्योंकि ये आवाज और ये अंदाज राठौर परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत के हो सकते हैं, और वो औरत थी वसुंधरा की ननद और केसर की बुआ शगुन राठौर राणा। वसुंधरा और केसर ने शगुन को स्पेशल वार्ड के अंदर आते हुए देखा। पीले रंग की हल्की सूती साड़ी पहने, पके बाल एक जूड़े में बांधे और आंखों में सूरमा लगाए। शगुन बुआ का पहनावा जितना आम था, उसकी शख्सियत उतनी ही जटिल। जैसे ही वो रूखी आंखें जख्मी केसर पर पड़ी, उनमें न कोई दया उभरी और ना ही कोई ममता। अगर कुछ थी तो बस घृणा। और शगुन बुआ का मानना था कि क्यों न हो, आखिर केसर ने अपनी बहन का खून करके अपने होने वाले जीजा से शादी करके बेशर्मी जो की थी, ऐसी बेटी अगर मर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ अपने खानदान का नाम खराब नहीं करती, जिस घर जाती हैं उस कुल की भी नस्ल खराब कर देती हैं। बस यही सब सोचते हुए शगुन बुआ ने अपनी भाभी वसुंधरा से ताना मारते हुए कहा, इस तरह फोन पर झूठ बोलकर मेरे भाई से जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? ठीक तो है ये, ऑपरेशन हो गया है, बच गई है, और ये भी इसके भाग हैं, वरना इस जन्म में इसने जो कर्म किए हैं उनके हिसाब से तो इसे उस गाड़ी के नीचे आकर मर ही जाना चाहिए था। वसुंधरा ने इस पर भड़कते हुए कहा, बस कर दीजिए शगुन जीजी, मेरी बच्ची अभी अभी मौत के मुंह से निकली है, पर आपके अंदर कोई दया ना है। जो ना भी हो तो कम से कम ऐसी मनहूस बातें तो ना करें। शगुन चिढ़ते हुए बोले, वाह भाभी साहब वाह, अब इस केसर के वास्ते जुबान भी लड़ा लो अपनी ननद से। हैं क्यों ना लड़ाऊं? जब मुझे सच में अपनी जुबान लड़ाकर अपनी लाड़ों की जिंदगी बचानी चाहिए थी, तब तो आपने और आपके भाई ने मेरे मुंह में कुल की इज्जत का लड्डू डालकर मुझे चुप करवा दिया था। अब जब केशु इस नर्क में है तो मैं उसका हाल पूछने भी नहीं आ सकती। लेकिन शगुन ने दबाव डालते हुए कहा, नहीं नहीं आ सकती, क्योंकि रतन ने केसर से कन्नी काट ली है। हमारे घर से, हमारे कुल से इसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, और तुम अपने पति के कहे के उल्टे चल के इसके पास आ गई हो। ये तो मैं ना होने दूंगी। मेरे साथ वापस चल वसु, ये छोरी अब जिसकी जिम्मेदारी है वो इसको देख लेगा। शगुन जीजी, मैं वापस हवेली अपनी मर्जी से जाऊंगी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। शगुन बुआ का पारा आसमान को छू रहा था और वसुंधरा की बगावत की लपटें बुझने को ही तैयार नहीं थी। केसर को लगा कि उसने अगर अभी इनके झगड़े को नहीं रोका तो शगुन बुआ उसके बाबा को कठपुतली की तरह नचाकर इस उम्र में उसकी माँ का घर तोड़ देंगी। केसर को तो वैसे ही कुल से निकाल दिया है, अब अगर उसकी माँ का भी घर टूट गया तो? इसलिए केसर ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़कर भावुक होते हुए कहा, माँ सा, बुआ सा ठीक कह रही हैं। अगर आप डैड की मर्जी के खिलाफ यहाँ रुकी तो आप उनका गुस्सा जानती हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब मेरे मायके में कोई कलेश हो। आप बुआ सा के साथ हवेली लौट जाइए, और मैं तो अब ठीक ही हूँ। ये चोटें तो महीने भर में ठीक भी हो जाएंगी। मेरे पास वीर के माँ बाबा हैं, शीबा है, अनिरुद्ध है और वीर भी। इसलिए आप हवेली जाइए माँ, प्लीज। मेरी वजह से अपना घर मत खराब कीजिए। केसर की मासूम विनती सुनकर वसुंधरा का दिल पसीज गया और गुस्सा ठंडा हो गया, और उन्होंने केसर का चेहरा छूते हुए कहा, तू कितनी साफ और बड़े दिल की है केशु, अपनी माँ का घर बचाने के बारे में सोच रही है। हाँ, वो घर तो तब से नहीं है जब से रेशम चली गई और तुझे जबरदस्ती वहां से भेज दिया गया, और मुझे अब किसी का डर नहीं है। मुझे तेरे लिए जो करना होगा लाडो, और जब करना होगा मैं करूंगी, और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा, कह देती हूँ। चलिए शगुन जीजी, रख ली मैंने अपने लाडो के कहने पर आपकी लाज। शगुन ने अकड़ कर कहा, शगुन राठौर राणा की लाज इतनी भी सस्ती नहीं है भाभी सा कि खानदान की त्यागी हुई छोरियों से बचाए, और इस तरह सार्वजनिक जगहों में तमाशा करना राजपूतों की शान के खिलाफ है। इसलिए अब मैं तुमसे जो भी बात करूंगी हवेली पहुंचकर रतन के सामने ही करूंगी। और सुन ले केसर, तेरी माँ सा तेरी ये हालत देखकर ममता की डोर से खींची तुझे देखने हॉस्पिटल आ तो गई, पर ये कभी ना सोचना छोरी कि तेरे लिए हवेली लौटने का रास्ता कभी खुल सकता है। चल वसु,
वसुंधरा ने गंभीर होते हुए कहा, अपना ध्यान रखना लाडो, और मैंने जो तुझे तेरी अच्छी सेहत के लिए करने के लिए कहा है वो तूने किया है या नहीं, ये पूछने के लिए मैं तुझे फोन करूंगी। अपनी बात कहकर वसुंधरा भारी मन से शगुन के साथ हॉस्पिटल से चली तो गई, पर केसर जानती थी कि उसकी माँ की आखिरी बात वीर के बारे में ही थी। वसुंधरा केसर को लेने जरूर लौटेगी, और जब वो ये जानेगी कि वीर ने केसर की शर्त 1 महीने के बाद मानने की बात कही है तो क्या होगा। केसर इन बातों से परेशान हो ही रही थी कि अचानक उसकी सास कल्याणी और शीबा कमरे में लौटे। कल्याणी अपनी बहू के लिए बड़े प्यार से घर का बना हुआ खाना प्लेट में परोस कर लाई थी, पर वो खाना खिलाने से पहले उन्होंने केसर का हाथ लिया और उसकी कलाई में मंत्र पढ़कर एक रक्षा धागा बांधते हुए प्यार से कहा, ये मेरे वीर की बींदनी की सुरक्षा के लिए है। घर के मंदिर से पुरोहित जी से मंत्रित करवा के लाई हूँ। अब न तुझ पे कोई आंच आएगी और ना ही तुझे किसी की नजर लगेगी। केसर ने भावुक होते हुए कहा, थैंक यू मासा, पर आप मेरे लिए रक्षा धागा लेने वापस घर गईं? इसकी क्या जरूरत थी? ये तो एक एक्सीडेंट था और मैं तो आपके सामने बैठी हूँ ठीक होती हुई। कल्याणी ने डांटते हुए कहा, चल बावली, ऐसे नहीं बोलते। धागा सुन लेगा तो समय आने पर तेरी रक्षा ना करेगा, और क्यों ना बांधू तुझे मैं ये धागा। मेरे कुल की बहू है, मेरे इकलौते बेटे की पत्नी है तू केसर। तुझसे ही तो मेरे बेटे का घर फलेगा, उसकी नस्ल आगे चलेगी, और वैसे भी तेरे सिवा उस सरफिरे को कौन संभाल सकता है छोरी। इसलिए तुझे कुछ हो ये तो मैं ना होने दूंगी। अब चल तू ये खाना खा, मैं कुछ घंटों के लिए घर जा रही हूँ। शीबा इसके साथ ही रहना, वीर तो ऑफिस चला गया है और तेज को भी आराम करने के लिए घर ही जाना होगा। तभी शीबा बोली, डोंट वरी आंटी, मैं यही हूँ केसर के पास, आप आराम से घर होकर आइए। कल्याणी तसल्ली से घर के लिए निकल गई। शीबा ने केसर का उतरा हुआ और खोया हुआ चेहरा देखा, खाने की प्लेट उठाई और केसर को खिलाने के लिए निवाला बनाते हुए बोली, किस बात से ज्यादा परेशान हो केसर? वीर तुम्हें इस हालत में छोड़कर ऑफिस चला गया इसलिए? अनिरुद्ध ने नाराजगी में तुम्हारी शादी तोड़ने की बात कर दी इसलिए? या वसुंधरा आंटी को शगुन बुआ जबरदस्ती तुम्हारे पास से ले गई इसलिए? खाना खाओ, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इनमें से किसी भी बात पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है। केसर ने अचानक से कहा, शीबा होटल से अपना सामान उठवा लो, तुम मेरे और वीर के साथ हमारे बंगले में शिफ्ट हो रही हो। केसर ने ये बात इतनी अचानक कही और इतने नॉर्मल तरीके से कही कि उसके मुंह की तरफ आ रहा निवाला शीबा के हाथ में ही रुक गया। शीबा ने केसर को हैरानी से देखा और कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना शीबा, होटल से चेकआउट करो, अपने डैड को फोन करो और कहो कि तुम अपनी इस घायल सहेली का ध्यान रखने के लिए उसके बंगले में शिफ्ट हो रही हो। शीबा ने केसर को समझाते हुए कहा, ओके, शिफ्ट तो मैं हो जाऊंगी, पर पहले मुझे इस कहानी के ट्विस्ट की असली वजह बताओ केसर। ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता? केसर चिढ़ते हुए बोली, यार तुम्हें सब जानना होता है शीबा। वीर के साथ रह रहकर उसकी जुबान बोलने लगी हो केसर, पर मुझे ये चिढ़ा हुआ मूड दिखाने से कुछ नहीं होगा। साफ साफ बताओ कि ऐसा क्या हो गया है कि मुझे तुम्हारे और इस सन की वीर के साथ तुम्हारे घर रहना पड़ेगा। शीबा जिद्दी थी और बहुत समझदार भी। उसके आगे जिद करने का या नखरे दिखाकर सच छिपाने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए केसर को झक मारकर पूरी बात बतानी पड़ी कि किस तरह वसुंधरा केसर को वीर से दूर ले जाने का फैसला कर चुकी थी। किस तरह इस बात के लिए केसर के हाँ कहने पर ही वसुंधरा ने वीर को जेल से बाहर निकाला था, और किस तरह वीर ने कह दिया था कि वो ठीक होते ही वीर से कुछ वक्त के लिए दूर जा सकती है। शीबा ये पूरी बात सुनकर पहले हैरान हुई और फिर असमंजस में पड़ते हुए बोली, केसर, वसुंधरा आंटी की बात तो मैं समझ सकती हूँ। दिल से मजबूर माँ है वो, जो अपनी बेटी को किसी भी तरह के पागलपन के चंगुल से निकालना चाहती हैं। इसलिए तुम्हें कुछ वक्त के लिए अलग करना तो सिर्फ एक बहाना है। आई डोंट थिंक कि आंटी तुम्हें कभी भी वीर के पास लौटने देंगी। वो तुम्हें कन्विंस कर लेंगी कि तुम वीर के बिना ही खुश रह सकोगी। पर वीर ने ये बात मानने के लिए जो शर्त रखी है, मुझे समहाउ वो हजम नहीं हो रही। केसर ने पूछा, मतलब ये केसर कि जो इंसान तुम्हें हर पल अपनी आंखों के सामने रखकर सजा देना चाहता है,
वो अचानक तुम्हारी बात कैसे मान सकता है? और अगर चलो मान भी लूं कि तुम्हारी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया हो, वो खुद को तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार समझ रहा है, तो भी इस तरह तुम पर ये फैसला थोपना कि तुम उसकी आंखों के सामने ठीक होने के बाद ही उससे ब्रेक ले सकती हो, ये नॉर्मल नहीं है केसर। हो ना हो, वीर के दिमाग में या उसके दिल में कुछ तो चल रहा है। फाइन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी 1 महीना, जब तक तुम्हारे फ्रैक्चर और चोट ठीक नहीं हो जाते। एंड ट्रस्ट मी केसर, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। 1 हफ्ते में वीर के इरादों का पता चल जाएगा। इमोशनल लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, दिमाग से बहुत लंबा खेल नहीं पाते। खैर, अभी ये सब मत सोचो, लो खाना खाओ। शीबा बड़े प्यार से केसर को खाना खिलाने लगी और केसर ये सोचने में खो गई कि इस 1 महीने में वीर ऐसा क्या करेगा जो केसर को उसके पास रोक ले। पर यह बात भी तो है कि हो सकता है कि वीर केसर से नफरत का खेल खेलते हुए थक गया हो और वो कुछ देर के लिए केसर को खुद से दूर जाने दे। जहां एक तरफ केसर वीर के इरादों को अपने दिमाग में नाप तौल रही थी, वहीं दूसरी तरफ वीर केसर की ब्रेक वाली बात से तिल मिलाकर बेचैन होकर ऑफिस चला आया था। उसके दिमाग में बार बार केसर का चेहरा घूम रहा था, जो वीर से ये कह रहा था कि वो इस लायक नहीं है कि उसके साथ रहा जाए। वीर इस ख्याल से इतना परेशान हो गया कि उसने टेबल से एक पेपर वेट उठाकर जोर से दरवाजे पर दे मारा और वो सीधा जाकर उस आदमी के पैरों में गिरा जो उससे मिलने के लिए अभी अभी उसके केबिन में घुसा ही था। वीर ने उसे हैरानी से देखा और झेंपते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर हैरान था कि अचानक अनिरुद्ध उससे क्यों मिलने आया है। उसे तो हॉस्पिटल में या तेज प्रताप के पास होना चाहिए था। वीर का वैसे भी अभी किसी से बात करने का मूड नहीं था, पर अनिरुद्ध अंदर आ चुका था। क्या बात होगी इन दोनों के बीच? क्या कहने आया है अनिरुद्ध और क्या समझेगा वीर? क्या केसर को लेकर इस दोस्ती में दरार आ चुकी है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।